Audit, Auditor General of Pakistan, Auditor General of India, and Auditor General of many countries. ICAP, ICAI, ACCA, ICAW. आप में से बहुत लोगों ने ऑडिट का नाम और फर्म्स लाइक KPMG, PwC, अर्नस्ट एंड यंग, BDO, ग्रांट थॉर्टन का नाम बहुत दफ़ा सुना होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने ऑडिट का नाम भी बहुत दफ़ा सुना होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे कि ऑडिट शब्द का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में। ऑडिट की बुकिश डेफिनेशन तो ये है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी with the purpose of expressing an opinion on the credibility of the financial information। अब इसका मतलब ये है कि फर्म्स जो हैं, कंपनीज जो हैं सारी, वो हर साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स एक्सेट्रा आते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स देखते हैं। शेयर होल्डर जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उनको रिलायबिलिटी चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट नहीं। जो भी मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करना चाह रही है वो ट्रूली एंड रिलायबली कम्युनिकेट हुआ है। अब बात करते हैं कि Why did the need for audit arose? ऑडिट का इजाद दुनिया में हुआ क्यों? The thing is, in 1840 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो भी सारे बिजनेसेस थे that were in the form of partnership and sole traders. We need to know that there are 4 to 5 types of businesses, जिसमें से अगर 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए तो इट कुड बी those businesses in which the owners and the business are the same, and those businesses in which the owners and the business are separate. तो 1840 की से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले, the majority of businesses partnerships and sole traders, उसमें the owners and businesses identity in front of the law was the same। कोई भी केस होगा, कोई भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, कंपनी को कोई बेनिफिट अक्रू किया जाएगा, the owners will be personally liable to pay for the losses and to receive the benefits। तो होता ही ये था कि बिजनेसेस बहुत स्मॉल लेवल पर होते थे, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर मास प्रोडक्शन की नीड शुरू हुई। मास प्रोडक्शन का मतलब ये है कि फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन अ वेरी लार्ज लेवल। बहुत सारे कंज्यूमर्स को वो एक्सेस करना चाह रहे थे। स्पेशलाइजेशन बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ी, जो भी कंपनी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है, नाउ इट बिकेम अ मल्टीनेशनल। सो फॉर दैट इट नीडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस। अब वो फाइनेंस उन ओनर्स के पास होता नहीं था टू एक्सपैंड देयर बिजनेस एंड टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उससे हुआ ये कि जो उन बिजनेस के ओनर्स थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वी will get more and more people to join our business as owners, as shareholders। That was the first time when the word shareholder was used, because उससे पहले शेयर नाम कोई चीज़ होती नहीं थी, तो शेयर होल्डर भी नहीं था। So in that era, UK was the first country जिसकी पार्लियामेंट ने एक जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन लॉ इशू किया, जिसके तहत जॉइंट स्टॉक कंपनीज लॉ इशू किया, जिसके तहत a company could be registered। A group of people who are operating a business could form a company। अब वो कंपनी फॉर्म हो गई, उसके बाद ओनर्स और कंपनी की आइडेंटिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉ सेपरेट हो गई। कोई भी जैसे मैंने इस वीडियो के पहले कहा, स्टार्टिंग में कहा कि पर्सनल लायबिलिटी थी ओनर्स की फॉर द बेनिफिट्स एंड लॉसेज फॉर अ कंपनी, अब वो डिफरेंट हो गई। कंपनी इज़ डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ द लॉ एंड द ओनर आर डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ द लॉ। उसकी वजह से शेयर होल्डर्स जब बहुत सारा फाइनेंस लेके आ गए, तो अब उस फाइनेंस पर उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को अपॉइंट किया कि आप इस बिजनेस को चलाएं, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स बहुत सारे थे। शेयर होल्डर्स ऑलरेडी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट्स थी, तो वो बिज़नेस को चला नहीं सकते थे और उनके पास वो स्किल्स भी नहीं होती थी। तो मैनेजमेंट एंड डायरेक्टरशिप का कॉन्सेप्ट
उस एरा में स्टार्ट हुआ, जहाँ पे डायरेक्टर्स विच वर नॉट शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, जिनका जिनका पार्ट विद द बिजनेस वॉज ओनली विद रनिंग द बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट की स्टार्ट इस एरा में हुई। तो मैनेजमेंट डायरेक्टरशिप डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे थे और शेयर होल्डर्स कंपनीज को ओन कर रहे थे, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को कि एवरी ईयर वी रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे बट वो बाहर इशू नहीं होते थे, वो पब्लिक में, वो शेयर होल्डर्स में इशू नहीं होते थे। तो उस एरा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होना स्टार्ट हुए टू द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स ने क्विकली ये रियलाइज़ किया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके पास आ रहे हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाइक द बैलेंस शीट, जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्प्ले होती है, वो बहुत ही ओवर स्टेटेड है। दैट इज़ नॉट रिलायबल, दैट इज़ नॉट वॉट एक्चुअली द कंपनी इज परफॉर्मिंग लाइक, that is not actually what the company actually owns, or what actually the company made this year. तो उन्होंने क्या किया कि they wanted to appoint an independent person जो कि मैनेजमेंट और डायरेक्टर से बिल्कुल ला ताल्लुक है, to evaluate the performance of the business expressed through financial statements. उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई अथॉरिटी चाहिए थी जो अपना अंगूठा लगाए, जो अपना स्टैम्प लगाए, जो अपनी क्रेडिबिलिटी दे, विच विल इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। इसका मतलब है कि ज़्यादा बड़ी अमाउंट से डिपेंड्स अपॉन वो अमाउंट ऑन द कंपनी। अगर बहुत ही लार्ज साइज कंपनी है जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट बिलियंस में है, तो उनके लिए मटीरियलिटी वुड बी वेरी बिग, एंड वाइस वर्सा फॉर अ स्मॉल कंपनी। तो वो ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ बाय द शेयर होल्डर्स, he was directly reportable to the shareholders, and directors और management से वो completely independent था, ताकि वो अपनी जो evaluation है, अपना जो decision है regarding the truth and fairness of the financial statements, वो accurately दे सके without any bias, without any influence, pressure, coercion, etc. shareholders से भी उसका independent होना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी में, लाइक एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, एक्सटर्नल कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए शेयर होल्डर से भी ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है। तो वो ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद उसने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना शुरू किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, और इफ़ दे आर मटीरियल मिसस्टेटेड, वो ये स्टेट करता था इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑडिट कैसे होता है और ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। तो जैसे ही वो ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने लगा बाय ऑडिट रिपोर्ट, सो शेयर होल्डर्स की फाइनल स्टेटमेंट्स में क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होने लगी। डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट जो प्रॉफिट ओवरस्टेट करते थे अपनी सैलरीज बढ़ाने के लिए, अपना रेन्यूमरेशन बढ़ाने के लिए, अपने बोनसेस और बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए, उसका पोटेंशियल कम हो गया। वाई? बिकॉज अगर वो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली मिसस्टेट करने जाते थे तो ऑडिटर उसको पकड़ लेता था। ऑडिटर यूज्ड टू फाइंड अ मिस्टेक, ऑडिटर यूज्ड टू फाइंड अ फ्रॉड। हालांकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू फाइंड फ्रॉड, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्रॉड, ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं जो ऑडिटर पकड़ नहीं पाता, और इन द पास्ट देयर हैव बीन many such instances where auditor has not been able to detect and report a fraud to the shareholders.